आप देख रहे हैं आज सुबह, आपके साथ मैं हूं अर्पिता रस। सियासी हलकों में जिसकी अटकलें कई दिनों से चल रही थी, आखिरकार वो सच साबित हुई। घर पर छापे के करीब 17 घंटे बाद संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। पात्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना सांसद संजय राउत के घर कल सुबह करीब 7 बजे छापा पड़ा था। रात 12 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले शाम करीब 4 बजे उन्हें हिरासत में लेकर ईडी दफ्तर लाया गया था। दिल्ली से पहुंचे ईडी के सीनियर अधिकारियों ने राउत से 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। आरोप है कि राउत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो पूरा मामला पात्रा चौल घोटाले से जुड़ा हुआ। आधी रात को उनकी गिरफ्तारी हुई। इससे पहले जब वो हिरासत में लिए गए थे तो भी उनके वकील की तरफ से कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए उनको ले जाया गया है। देव कोटक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ईडी दफ्तर में उनकी मौजूदगी है। देव, कुल मिलाकर महत्वपूर्ण दिन, कोर्ट में आज पेशी होनी है मेडिकल के बाद, किस तरीके से आगे प्रक्रिया बढ़ेगी? जी, पहले तो बता दें, आपने कहा था कि सहयोग नहीं दे रहे थे, ताकि उस पे एक अहम हिस्सा यही है कि उनके खिलाफ में नॉन कोऑपरेशन ऑर्डर इश्यू कर लिया गया था, क्योंकि वो सहयोग नहीं दे रहे थे। उसके बाद ही ईडी के एडिशनल डायरेक्टर सत्यव्रता कुमार को देर रात कल बुलाया गया, खास दिल्ली से, जो हमारी पॉलिटिकल राजधानी है, फाइनेंशियल राजधानी मुंबई में वो खास आए यहाँ, जहाँ मुख्यालय के बाहर हम मौजूद है। और संजय राउत भी फिलहाल ईडी की हिरासत में है। उन्हें यहीं से कुछ ही क्षणों में और कुछ ही पलों में ले जाया जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा कैमरा पैन करके दिखा दे तो जो सारे बैरिकेड्स है उसके भीतर वाली बिल्डिंग में उन्हें रखा गया है, और ऐसा बताया जा रहा है कि जे अस्पताल ले जाया जाएगा पुलिस चेकअप के लिए। और पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है, आप देख ही रहे कि हमारे पीछे भी कितने मुंबई पुलिस के जवान तैनात है। उनके अलावा सीआईएसएफ और राइट कंट्रोल पुलिस भी है। स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स भी कुछ ही पलों में यहाँ आ जाएगी, और उनकी एक बस ऑलरेडी इस एरिया में लग चुकी है। और यहाँ पर जो जे अस्पताल के बाद उनके मेडिकल रिपोर्ट्स और सब कंफर्म करने के बाद कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक है और वो 100% बढ़िया हालत में है, उसके बाद उनको पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो कोर्ट होता है, सेशंस कोर्ट मुंबई के अंदर से ही ऑपरेट करता है, वहाँ ले जाया जाएगा। कल सुनील राउत ने बताया था कि 11:30 तक उनका एम होगा कि कोर्ट में वो हाजिर हो जाए, लेकिन शायद उनको थोड़ा डिले हो सकता है। ठीक है, देखिए, इसी बीच बड़ी खबर इस मुद्दे पर आज संसद भी गर्मा सकती है। जी हां, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संजय राउत की गिरफ्तारी पर जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए राज्यसभा में चर्चा की मांग की। प्रियंका चतुर्वेदी ने नियम 267 के तहत काम रोककर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा चेयरमैन को यह नोटिस दिया है। तो मैंने चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है कि रूल 267 के तहत जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी का मिसयूज, दुरुपयोग कर ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के सेशन के दौरान किया जा रहा है, हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर को अरेस्ट किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही मैं मानती हूँ सारे काम छोड़कर इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, चर्चा होनी चाहिए। और मैं ये भी पूछूंगी, क्योंकि रूल्स क्लियरली लिखे हुए हैं, राज्यसभा के जो रूल्स हैं, कि अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या चेयरमैन को इसके लूप में ईडी ने रखा, अगर नहीं रखा तो वो क्या कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे करेंगे। ये जिस तरीके से पॉलिटिकल रणनीति के अनुसार, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अनुसार, पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूंगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूंगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की, आवाज दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। और मैं कहती हूं कि सभी लोगों को इसके लिए उठकर आवाज उठानी चाहिए। आज ये लोग सरकार में हैं और जिस तरीके से ईडी बिल्कुल उनकी सेवा में लगा हुआ है, तत्पर दिख रहा है, उसी तरीके से आने वाले समय में इन सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज होंगे। और इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज होना देश के संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। 11.5 लाख रुपए अनअकाउंटेड कैश अगर है तो उसका ब्यौरा दे दे। बार बार इस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये इंफॉर्मेशन पास करना, बार बार मैं कहती हूँ कि ये वही षड्यंत्र है, क्योंकि ना तथ्य है ना सत्य है, पर क्योंकि उनको अरेस्ट करने के लिए वो किसी तरीके के बहाने बनाने हैं, वो ये बहाने दे रहे हैं।
वो जॉइंट परिवार में रहते हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, उनके भाई हैं, उनकी माता हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं। अगर एक पूरे जॉइंट फैमिली में इतना थोड़ा कैश पाया जाता है, वो कहां से अनअकाउंटेड हो जाता है। एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर, वी आर नॉट गोइंग टू बी स्कैर्ड। ये जो लोग डर कर भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, आज उनकी ये हालत हो गई है कि वो स्क्रिप्ट पढ़कर जवाब देते हैं। गवर्नर ने इतनी निंदनीय बात कही मराठियों के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, वो भी वो स्क्रिप्ट के माध्यम से पढ़ रहे थे, उनसे निंदा नहीं हो पाई गवर्नर की कि, और ये कह दिया पर्सनल स्टेटमेंट है। तो जो उनके स्क्रिप्ट अनुसार चल रहे हैं, ईडी के ही डर से भाग कर गए हों, उनका मैं क्या जवाब दूं। देव कोटक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। देव, ये आरोप सिर्फ प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से नहीं लग रहे हैं कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, ये आरोप संजय राउत के भाई भी लगा रहे हो। ये कह रहे हैं कि जब गिरफ्तारी होती है, जब पूछताछ के लिए पहुंचती है टीम, कोई कागज उनको नहीं दिखाए गए। जी बिल्कुल, ये सुनील राउत जी ने कल भी कहा था, सुबह में जब उनके यहाँ छापेमारी हुई थी और शाम को जब वो ईडी के दफ्तर के बाहर आए थे, जब उनके भाई को लाया गया था, दोनों ही समय उन्होंने कहा है कि हम डरेंगे नहीं, क्योंकि दरअसल ये तो झूठा केस बनाया गया है हमारे खिलाफ में, हमें सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, इसमें सिद्ध कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, और जो कह रहे हैं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो साफ तौर पर एक प्रतिक्रिया के हिसाब से जब भी कोई सरकारी टीम आपके घर पे सर्च या सीजर ऑपरेशन के लिए आती है या छापेमारी के लिए भी आती है, तो उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने बेहद अहम होते हैं, जो कि नहीं किए गए थे। उनको किसी भी किस्म की सूचना नहीं दी गई थी, उनके घर में सिर्फ घुस गए और बोला कि हम ईडी से हैं, आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, बल्कि कुछ भी जीरो पेपर वर्क दिखाया गया था। उस समय इस तरह के आरोप सुनील राउत भी लगा रहे हैं, लेकिन हमें ये बात भी पता चला है कि जो 11.5 लाख मिले थे, उन्होंने उसमें सुनील राउत जी ने खुलासा किया है कि 10 लाख जो एनवेलोप में, जो एक लिफाफे में मिले हैं, वो आदित्य ठाकरे जी के टूर के पैसे थे, जब खास करके साफ तौर पर अलग से लिफाफे पे लिखा है फॉर आदित्य ठाकरे और उसे साइड पे रखा गया है, तो उस बंडल को हमसे जोड़ने का कोई और मतलब नहीं बनता है। उसके अलावा भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो भी सीज कर लिए गए थे, ताकि पता चल पाए कि मोबाइल के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा जो ईडी की हिरासत में ही है कॉन्फिस्केटेड, कि पता चल पाए कि वर्दीज यूज कम्युनिकेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ था किसी को भी, क्योंकि यहाँ तरह तरह के जो नाम आ रहे हैं, प्रवीण राउत, वर्षा राउत, सुजीत पाटकर, उनकी धर्मपत्नी स्वप्ना पाटकर, ये जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट की खबरें और ये सब जो सारे नाम हैं उभर कर सामने आ रहे हैं, इस चीज़ों को भी की जांच पड़ताल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो यूज हुए थे उनका भी अच्छे से देखा जाएगा कि उसमें क्या है, कि कोई पैटर्न एस्टैब्लिश होती है कि नहीं, किसने किसको क्या कहा। ठीक है, रोक रही हूँ आपको। देखिए, बड़ी खबर इस बीच, मुंबई ईडी दफ्तर के बाहर हलचल तेज है, क्योंकि थोड़ी देर में बताया जा रहा है संजय राउत को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। थोड़ी देर में बाहर आने वाले हैं संजय राउत और उसको लेकर हलचल वहां तेज दिख रही है। राउत को मेडिकल के लिए पहले ईडी की टीम ले जाएगी, उसके सामने कोर्ट के सामने भी पेशी होगी। जाहिर तौर पर जो सबूत ईडी के हाथ लगे हैं, जिसका दावा ईडी के अधिकारी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही कर रहे हैं, वो आज कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और उसी के हिसाब से आगे रिमांड की डिमांड ईडी की होने वाली है। कल आधी रात तक ये हंगामा, ये पूरा ड्रामा चलता रहा और 12 बजे तक ये जानकारी मिलती है कि संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पहले जब उनको ऑफिस ले जाया गया तब ये खबरें आई कि उनको हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उनके वकील क्लियर करते हैं कि उनसे सिर्फ पूछताछ हो रही है, उनको अभी हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन उसके बाद न सिर्फ हिरासत में बल्कि 12 बजे तक ये खबर आ जाती है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें जो आप विंडो में देख रहे हैं, उससे पहले की तस्वीरें हैं जब भगवा गमछा लहराते हुए संजय राउत नजर आ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि वो साफ पाक है। बार बार उसका दावा भी उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ईडी की तरफ से अपने दावे हैं। उनका कहना है कि सबूत उनके हाथ लगे हैं। करीब 11.5 करोड़ जो है ईडी को कैश बरामद हुआ है, उसका हिसाब जब संजय राउत से मांगा गया तो वो दे नहीं पाए हैं। बरामद पैसा, जो जानकारी मिल रही है एनसीपी की तरफ से, वो सियासी बोल कैसे है वो भी हम आपको बता रहे। सिर्फ राउत से ही नहीं, सवाल क्यों, हम राउत के साथ, राउत साहसी नेता है तो सिर्फ कांग्रेस का सपोर्ट नहीं है, एनसीपी भी उनको इस वक्त सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, बीजेपी यहां कहती हुई नजर आ रही है जैसी करनी वैसी भरनी। अब याद आया भगवा गमछा, वही शिवसेना कह रही बरामद पैसा, अयोध्या दौरे का कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। सिर्फ राउत से ही सवाल क्यों, संसद में भी यह मामला उठाएंगे एनसीपी की तरफ से कहा गया है।
तो ये सियासी बोल तो आप सुन ही रहे थे, किस तरीके से एनसीपी हो, कांग्रेस हो, हर कोई अपने बयान सामने रख रहा है, बीजेपी भी। वहीं नवनीत राणा क्या कह रही हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। संजय राउत जी पे जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर जिस तरीके से ईडी जो इनको समन्स भेज रहे थे, इंक्वायरी के लिए लेटर्स इनके घर तक पहुंच रहे थे, उनका आंसर इन्होंने दिया नहीं। कभी कहा कि मैं पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। पत्राचाल के रिलेटेड हो, अलीबाग का सब्जेक्ट हो और महाविकास अघाड़ी के एजेंट बनके ये संजय राउत जी काम कर रहे थे। और 25-30 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ये पार्टनर है और उनके साथ में मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो कुछ और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, जल्दी से पहले आपको वो सुनवा देते हैं, फिर ईडी दफ्तर के बाहर कैसी हलचल चल रही है वो भी बताएंगे। महाराष्ट्र के लोकतंत्र के लिए काला दिन। काफी घंटे के पूछताछ के बाद श्री संजय राउत जी को रात को गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ इसलिए कि संजय राउत जी विपक्ष की आवाज बनते हैं। संजय राउत जी वो बुलंद आवाज रहते हैं जिससे पूरी की पूरी दिल्ली हिल जाती है। लेकिन दिल्ली पिछले 2.5 सालों से इस प्रयास में थी कि संजय राउत को कहां परेशान करें, संजय राउत को कैसे अरेस्ट करें। एक बहुत पुराने मामले में धोखे से उनको अरेस्ट किया। हम उस नेचर के नहीं हैं, हम नियम कानून संविधान को मानने वाले लोग हैं और इसका जवाब जनता देगी चुनाव में। ठीक है, आखिरकार लंबी तफ्तीश के बाद शिवसेना नेता की गिरफ्तारी हो गई। विधि का विधान है, जो जैसे करेगा उसे वैसे ही भरना होगा। मद मस्ती और अहंकार के साथ यदि कोई सत्ता का दुरुपयोग करके जनता को लूटता है तो उन लोगों को अंततः परास्त ही होना है। ये अतीत के इतिहास के पन्ने भी हमें सिखाते हैं और वर्तमान में देश भी देख रहा है। चिंगारी का खेल बड़ा बुरा होता है, औरों के घरों में आग लगाने का सपना अपने ही घर में खड़ा होता है। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को आज जेल में भेजा जा रहा है। सत्यमेव जयते। ये जिस तरीके से पॉलिटिकल रणनीति के अनुसार, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अनुसार, पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूंगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूंगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की, आवाज दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। और मैं कहती हूं कि सभी लोगों को इसके लिए उठकर आवाज उठानी चाहिए। आज ये लोग सरकार में हैं और जिस तरीके से ईडी बिल्कुल उनकी सेवा में लगा हुआ है, तत्पर दिख रहा है, उसी तरीके से आने वाले समय में इन सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज होंगे और इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज होना देश के संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। देव कोटक लगातार हमारे साथ मौजूद है। देव, जल्दी से जरा दिखा दीजिए तस्वीरें, ईडी दफ्तर के बाहर आपकी मौजूदगी है, वहां पर किस तरीके से हलचल तेज हुई है, क्योंकि यही खबरें हैं कि थोड़ी देर में संजय राउत को यहां से ले जाया जाएगा। सबसे पहले होगा मेडिकल टेस्ट और उसके बाद कोर्ट के सामने पेशी। तो ये देखिए ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में संजय राउत को बताया जा रहा है यहां से ले जाया जाएगा। पहले उनका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद कोर्ट के सामने उनकी पेशी होगी। जाहिर तौर पर वहां पर जो सबूत, जिस तरीके से जांच चल रही है, ईडी अपनी बात कहेगी, उसी के आधार पर कितने दिन की रिमांड मिलती है संजय राउत को देखना होगा। क्या 14 दिन, जो कि स्टैंडर्ड एक रिमांड की डिमांड ईडी हमेशा करने की कोशिश रहती है, क्या इस केस में भी ईडी की तरफ से यही कोशिश होगी कि 14 दिन की रिमांड मिले, वो देखना होगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया। कल पूरे दिन हलचल तेज रही क्योंकि रात 12 बजे जाके गिरफ्तारी होती, लेकिन उससे पहले संजय राउत क्या कहते नजर आए, सुनवाते हैं। मेरे खिलाफ
जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। सर एक पेड़े वाटा, महाराष्ट्र कमजोर होतोय, पेड़े वाटा, पेड़े बरं का, महाराष्ट्रावर हल्ले होत आहेत, पेड़े वाटा। अरे बेशरम लोक आहेत तुम्ही, लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला। आणि शिवसेना इतकी कमजोर नाहीये, खरी शिवसेना काय आहे हे आज तुम्ही पाहताय। मुस्तफा शेख हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ईडी दफ्तर के बाहर। मुस्तफा, किस तरीके से हलचल तेज हुई, कितनी देर में उनके मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा और क्या जानकारी मिल रही है, कितने दिन की रिमांड की डिमांड ईडी की तरफ से हो सकती है? बिल्कुल मैक्सिमम रिमांड की डिमांड की जाएगी। एक तरफ आपको दिखाएं कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, पुलिस की एस्कॉर्ट व्हीकल जो है, पायलट व्हीकल, वो इस वक्त रेडी है। ईडी के बाहर आप देखेंगे कि ये मीडिया है, मीडिया का जो जमावड़ा, उसके आगे पुलिस बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं कि की गई है। उसके अंदर आप देखेंगे तो ईडी का प्रीमाइसेस है। सीआईएसएफ के जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको ईडी के गेट पर दिखाई देंगे। यहाँ पर ईडी के ऑफिशियल्स जो है सीआईएसएफ के वो मौजूद है। तो कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 बजे तक में संजय राउत को यहाँ से ले जाए जाएंगे हॉस्पिटल। उसके बाद मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल से ये पूरी जो आप गतिविधि है शुरू हुई है सुबह से। उसके बाद कल देर रात को उन्हें गिरफ्तारी किया गया है, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया और आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना है। मैक्सिमम कस्टडी की डिमांड जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पर करती हुई दिखाई देगी। बचाव वकील की तरफ से क्या दलीलें रखी जाती है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। क्या अरेस्ट के लिए कोई ग्राउंड उस वक्त बनता है या नहीं बनता, ये देखना रहेगा। लेकिन पीएमएलए सेक्शंस जो है वो इतने स्ट्रिंजेंट है, जो हम सब जानते हैं कि तकरीबन 1.5-2 साल तक कोई व्यक्ति की जमानत नहीं होती है। तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि पुलिस कस्टडी संजय राउत को दी जानी है। कितने दिनों की पुलिस कस्टडी दी जानी है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल तैयारियां पूरी है। कुछ ही देर में आप कह सकते हैं कि संजय राउत को ईडी दफ्तर से बाहर निकालकर मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। बिल्कुल, तो थोड़ी देर में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। आप ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो रियल एस्टेट कारोबारी जो है प्रवीण राउत, उन पात्रा चौल में रह रहे लोगों से उन्होंने धोखा दिया। ये पीएमसी बैंक घोटाले की जांच में ये पूरा मामला जो है वो उजागर हुआ। उसके बाद कैसे ये केस आगे बढ़ता हुआ, आज कई आरोपों के बाद संजय राउत की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। लेकिन एक बात जरा मुस्तफा समझाइए, क्योंकि हाल फिलहाल हमने 2 घटनाएं देखी है। एक अर्पिता मुखर्जी जिनके घर पर छापेमारी होती है, वहां से जो कैश 21 करोड़ बरामद होता है पहले दिन, उसके बाद 28 करोड़ के करीब दूसरे दिन, 50 करोड़ के करीब वो पैसे, वो तस्वीरें सामने आती हैं, दिखता है उसमें बंडल। लेकिन यहां संजय राउत के केस में जो 11 करोड़ की बात हो रही है, वैसे कुछ तस्वीरें सामने नहीं आई है कि कितना कैश बरामद हुआ। सिर्फ सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, जिस पर प्रियंका भी सवाल उठा रही है। जी बिल्कुल, फर्क ये है इन दोनों केसेस में कि ये संजय राउत वाला जो केस है ये 6 महीनों से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें कई बार संजय राउत से पहले क्वेश्चनिंग भी की जा चुकी थी। उसी केस के चलते इस अरेस्ट को किया गया है। महाराष्ट्र का जो विपक्ष है वो सवाल इसलिए उठा रहा है कि कई ऐसे बीजेपी के जो शिवसेना के एमएलएज हैं जिन्होंने अभी बीजेपी के साथ सरकार बना ली है, उनके खिलाफ जो केसेस थे, उनके प्रॉपर्टीज सीज किए थे, उस पर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन वहीं पर संजय राउत जो केंद्रीय यंत्रणों के खिलाफ बात करते हैं, उन पर ये शिकंजा कसा गया। तो फिलहाल ईडी का ये कहना है कि संजय राउत कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों में क्या नया सबूत सामने आया है या संजय राउत 11 लाख, माफ कीजिए करोड़ मैंने पहले बोला, लाख जो ये पैसे मिले हैं उसमें तो ये कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए इसमें दरअसल आदित्य ठाकरे के लिए थे, उनको कहीं ट्रेवल करना था उसके लिए। बिल्कुल, एक यात्रा होनी थी और ये अयोध्या यात्रा जो शिवसेना ने निकाली थी, वो अयोध्या यात्रा के लिए ये पैसे थे। ये एकनाथ शिंदे ने पैसे उस वक्त दिए थे, ऐसा जो आप कह सकते हैं कि संजय राउत के भाई सुनील राउत ने आरोप लगाया है। वहीं पर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच जो है पुलिस करेगी, ईडी करेगी कि वो पैसे कहां से आए। लेकिन 10 से 11 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम फिलहाल दिखाई नहीं देती। ये केस पहले से चलता आ रहा था, उसी के फॉलोअप में ये गिरफ्तारी की गई। सियासी हलकों में जिसकी अटकलें कई दिनों से चल रही थी, आखिरकार वो सच साबित हुआ। घर पर छापे के करीब 17 घंटे बाद संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। पात्रा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला, शिवसेना सांसद संजय राउत के घर कल सुबह करीब 7 बजे छापा पड़ा था और रात 12 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले शाम करीब 4 बजे उन्हें हिरासत में लेकर ईडी दफ्तर लाया गया था।
दिल्ली से पहुंचे ईडी के सीनियर अधिकारियों ने राउत से 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की और आरोप है कि राउत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इससे पहले समन भी उनको भेजे गए, लेकिन उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला देकर वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। जब टीम उनके घर पर पहुंची पूछताछ करने, उस समय भी कहा गया कि सहयोग वो नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ईडी दफ्तर के बाहर इस वक्त हलचल तेज है, क्योंकि थोड़ी देर में मेडिकल जांच के लिए संजय राउत को ले जाया जाएगा। उसके बाद कोर्ट में भी उनकी पेशी होनी है। जाहिर तौर पर यहां पर ईडी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड उनको मिले, ताकि आगे भी इससे जुड़े, इस केस से जुड़े सारी जांच, उनके हर पहलुओं की जांच हो पाए। आपको ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात 12 बजे राउत की गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद उन्हें, क्योंकि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेशी करनी होती है, उससे पहले मेडिकल जांच के लिए टीम ले जाएगी और उसके बाद कोर्ट में पेशी होनी है। लेकिन इस बीच सियासी बोल कैसे सामने आ रहे हैं? एनसीपी की तरफ से कहा गया सिर्फ राउत से ही क्यों सवाल हो रहे हैं, संसद में सवाल उठाया जाए। कांग्रेस कह रही है कि हम राउत के साथ हैं, राउत एक साहसी नेता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब याद आया भगवा गमछा। अब ये भगवा गमछा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो तस्वीर आप बगल में चलते हुए देख रहे हैं, इसमें संजय राउत अलग अंदाज में नजर आते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ईडी के अधिकारी उनको अपने साथ ले जा रहे थे। गले में भगवा गमछा डाले नजर आए। न सिर्फ गमछा डाले, बाकायदा उन्होंने उसको निकालकर हवा में लहराते हुए भी नजर आ रहे थे। जो समर्थक उनके पहुंचे थे, उनका हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे थे और ये दिखा रहे थे विक्ट्री साइन के जरिए कि जीत उनकी ही होगी। पॉलिटिकल रणनीति के अनुसार, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अनुसार, पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूंगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूंगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की, आवाज दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। और मैं कहती हूं कि सभी लोगों को इसके लिए उठकर आवाज उठानी चाहिए। आज ये लोग सरकार में हैं और जिस तरीके से ईडी बिल्कुल उनकी सेवा में लगा हुआ है, तत्पर दिख रहा है, उसी तरीके से आने वाले समय में इन सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज होंगे और इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज होना देश के संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। संजय राउत जी पे जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। पत्राचाल के रिलेटेड हो, अलीबाग का सब्जेक्ट हो और महाविकास अघाड़ी के एजेंट बन के ये संजय राउत जी काम कर रहे थे। और 25-30 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ये पार्टनर हैं और उनके साथ में मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो कुल मिलाकर अब बयानबाजियों का दौर भी तेज है, क्योंकि जैसे संजय राउत की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, न सिर्फ शिवसेना बल्कि एनसीपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी उनके समर्थन की बात सामने आ चुकी है और ये कहा जा रहा है कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और ईडी केंद्र के दबाव में काम कर रही है। लेकिन यही सारे मुद्दे कोर्ट के सामने भी ले जाए गए थे, जहां पर 242 याचिकाएं कोर्ट के सामने दाखिल की गई थी और यही कहा गया था कि ईडी जिस तरीके से छापेमारी करती है, गिरफ्तार कर लेती है, बेल लेने में दिक्कत होती है, इन सब पर वहां सुनवाई हुई और कोर्ट ने ईडी का जो अधिकार था उसको वैसे ही रहते हुए यह आदेश दिया कि उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ईडी को स्वतंत्र रूप से जांच करने देना चाहिए। जो प्रक्रिया उसको भी कोर्ट ने ठीक ठहराया था। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, देखिए थोड़ी देर में इंतजार हो रहा है कि मेडिकल जांच के लिए उनको ले जाया जाएगा, लेकिन इस बीच सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां पर अब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तो जाहिर तौर पर ये सारे दल समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर 11.5 लाख रुपए मिले तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है जब वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरा फोकस अपना जो पैसे बरामद हुए उस पर नहीं रखते हुए जो 6 महीनों में उन्होंने जांच की है पत्राचाल केस में, उस पर कहीं ना कहीं इनका वो रहेगा। और साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन मिले थे प्रवीण राउत जो इस मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। मुंबई की विशेष अदालत में राउत की पेशी होगी। 17 घंटे की आपको बता दें पूछताछ चली और उसके बाद आधी रात यानी रात 12 बजे संजय राउत की गिरफ्तारी होती है। थोड़ी देर में राउत का मेडिकल टेस्ट होना है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अगर आप गिरफ्तारी करते हैं तो कोर्ट के सामने आपको पेश करना होगा और इसीलिए उससे पहले मेडिकल जांच के लिए उनको ले जाया जाएगा और फिर कोर्ट के सामने उनकी पेशी होगी। वहां पर
पर ईडी डिमांड करेगी जितने दिन भी उसको रिमांड चाहिए। अब कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा कि कितने दिन की रिमांड मिलती है संजय राउत की, इस पर रहेगी नजर। मुस्तफा लगातार हमारे साथ बने हुए। मुस्तफा, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ये बैटरी जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो पत्राचाल केस में पूरी तफ्तीश की है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, उसमें उसके पॉइंट्स जो है वो रिमांड कॉपी में मेंशन किए जाएंगे। ये एक बड़ा स्कैम था जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसमें HDIL डेवलपर्स से जुड़े हुए बातें हैं। उसमें प्रवीण राउत ने संजय राउत के कहने पर महाडा से डेवलपमेंट राइट्स लिए थे, उसके बाद वो HDIL को ट्रांसफर किए गए। इसका स्कैम जो है, उस चीज को, उस ट्रांजेक्शन को वो मॉनिटर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोन ट्रांजेक्शन हुआ है प्रवीण राउत और संजय राउत की पत्नी के बीच में, तो उस लोन ट्रांजैक्शन को प्रोसीजर ऑफ क्राइम बता रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये सारी चीजों को लेकर कोर्ट के सामने आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जाएगी, PMLA कोर्ट के सामने ये सारी बातें रखेगी और ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी की, ईडी कस्टडी की मांग की जाएगी। बचाव पक्ष की तरफ से क्या दलीलें दी जाती है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। कई बार यही कहा जाता है कि केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, संजय राउत कोऑपरेट कर रहे थे, सारे एविडेंस दे दिए गए थे, अरेस्ट की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बार अगर ईडी अरेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर लेती है तो PMLA सेक्शन जो इतने स्ट्रिंजेंट है उसमें कई दिनों तक एक शख्स की बेल नहीं हो पाती है। तो ईडी के आपके दफ्तर के बाहर के दृश्य दिखाते हुए खत्म करेंगे कि ये आप कह सकते हैं कि यहीं से संजय राउत को थोड़ी देर में बाहर लाया जाएगा, पहले मेडिकल और उसके बाद कोर्ट में पेशी। ये आज के दिन की डेवलपमेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस से एक्सपेक्टेड है और उसमें रिमांड कॉपी में क्या सबूत सामने रखती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कि क्यों अभी संजय राउत को अरेस्ट करना पड़ा, ये बात देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन मुस्तफा, एक बहुत खास चीज दिख रही है, जब ईडी की टीम उनके घर पर थी संजय राउत की, तब भी वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और ये बॉडी लैंग्वेज के जरिए दिखा रहे थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उसके बाद जब ईडी की टीम उनको अपने साथ ले गई, उस वक्त भी जिस तरीके से उन्होंने भगवा गमछा उतारा और लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया, उससे भी वो वही दिखा रहे थे। और उसके बाद रही सही कसर उन्होंने तब पूरी कर दी जब वो बाबा साहब की कसम खा के कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन संजय राउत इसका मतलब पूरे तौर पर यह दिखाना चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल साफ पाक है और ईडी की तरफ से उनको सिर्फ परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, एक तरह से पॉलिटिकल पोस्चरिंग, पॉलिटिकल नैरेटिव की बात है जो संजय राउत कल कर रहे थे। वो यही कहना चाह रहे थे कि उनका केस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय यंत्रणों के खिलाफ, केंद्रीय सरकार के खिलाफ वो बातें करते हैं, इसलिए किसी न किसी तरीके से उनका मुंह बंद कराने के लिए उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। जो रिबेल MLA थे शिवसेना के, उन्होंने भी ये कहा था, उन्होंने सरकार इसलिए छोड़ी, शिवसेना इसलिए छोड़ी कि संजय राउत के जो कमेंट्स होते थे वो उनको पसंद नहीं थे। तो ये सारी चीजों का एक तरह से संजय राउत जो है वो आश्रय लेते हुए कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रिवेंज के चलते ये पूरा केस किया गया है, इसीलिए कल वो हाथ हिलाते हुए नजर आया। और आज भी ऐसा लगता है कि जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो गाड़ी में बैठने के पहले कुछ स्लोगन देंगे, नारेबाजी होगी, वेव करेंगे। तो ये सारी चीजें आज भी एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन दूसरी तौर पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और वो अपने समय रहते पूरी होगी। ठीक है, लेकिन मुस्तफा एक और बात, क्योंकि कल जब उनको ईडी की टीम अपने साथ ले जा रही थी, उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि उनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उनके वकील ये क्लियर कर रहे थे कि उनको हिरासत में नहीं लिया गया, सिर्फ पूछताछ के लिए टीम ले गई है। तो क्या उन तक वो जानकारी नहीं थी या उन्होंने गलत जानकारी दी? क्या खबरें? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको अपने घर से ही, उनके घर से अरेस्ट डिक्लेयर करती तो एक तो उनको कल कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता और दूसरी बात वहां से ले जाने में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो होता है, रिस्क होता है, वो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो संजय राउत का इलाका था, वहां पे कई शिवसैनिक मौजूद थे, इसलिए उन्हें वहां से लेकर आए गए इन्वेस्टिगेशन के बहाने। लेकिन आप कह सकते हैं कि जिस तरीके के विजुअल्स बाद में वायरल हुए, संजय राउत अपनी मां का आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे थे, उनकी मां उनकी आरती उतार रही थी, तो इससे ये बात कहीं ना कहीं झलक रही थी कि वो, उनको भी पता था कि एक लंबे समय के लिए जा रहे हैं। और ये बात उनको अंदाजा कल ही हो गया था जब सुबह में ईडी की टीम पहुंची थी, जिस तरीके से पहुंची थी। इससे पहले नवाब मलिक के घर पे ईडी गई थी सुबह सुबह, उनको उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। तो संजय राउत को कहीं ना कहीं सुबह में ही ये बात का अंदाजा हो गया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको गिरफ्तार करने के लिए आई हुई है। और जस्ट थोड़ा टाइम लिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे संजय राउत से, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं करे, इसलिए रात को 12 बजे नॉन कोऑपरेशन के चलते उनको अरेस्ट दिखा दिया गया। ऋतिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मातोश्री में उनकी मौजूदगी है। ऋतिक, वहां से जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या वहां समर्थक जुट रहे हैं? क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि अलग अलग जगहों पर शिवसैनिक जो हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि संजय राउत की गिरफ्तारी हो गई। जी बिल्कुल, कल हमने देखा किस तरह से शिवसैनिक रास्तों पर उतर आए थे जब ईडी अपनी पूछताछ के लिए संजय राउत के भांडुपल्ले घर पहुंची थी।
वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में शिवसैनिक दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ, मैं शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हूँ और मातोश्री, ये जो मातोश्री है उसके बाहर फिलहाल तो अभी कोई भीड़ या कोई शिवसैनिक इकट्ठा होते नहीं नजर आ रहा है। हालांकि इक्का दुक्का शिवसैनिक यहाँ पे दिख रहे हैं जो हमेशा देखे जा सकते हैं, जो कि मातोश्री के सामने यहाँ पर आकर खड़े होते हैं, मातोश्री देखने के लिए आते हैं दूर दराज महाराष्ट्र से। लेकिन जो अगर समर्थन की बात आप कहे तो एक जो समर्थन था वो क्या कल तक ही सीमित था, ये सवाल पैदा होता है, क्योंकि मातोश्री पर इस समय तो कोई शक्ति प्रदर्शन होते नहीं दिख रहा। सबसे अहम बात बता दूं आपको कि कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे जो कि युवा सेना प्रमुख है वो निकले हैं आज 2 दिन के कोंकण दौरे पर। सुबह 9:30 बजे वो मातोश्री से निकले हैं और इस पूरे दौरे में वो सिंधुदुर्ग रत्नागिरी इलाके में रैलियां करने वाले हैं, जो कि नारायण राणे का गढ़ समझा जाता है, जो बड़े आक्रामक नेता माने जाते थे शिवसेना से। उन्हीं के गढ़ में अगर रैली करते हुए इस पूरी कार्रवाई पर, ईडी की कार्रवाई पर आदित्य ठाकरे क्या भूमिका रखते हैं, क्या बयान देते हैं, ये देखना बहुत ही जरूरी होगा। और उसी के साथ कल उद्धव ठाकरे ठाणे के कुछ शिव सैनिकों से मिले थे, जो कि सीएम एकनाथ शिंदे के इलाके से आते हैं। बड़ी संख्या में कल ये शिव सैनिक जुटे हुए थे मातोश्री पर। उनके सामने कहते हुए उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं मैं आपको रोक रही हूँ। देखिए, बयान भी इस समय बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग, जैसे एनसीपी सपोर्ट में आ चुकी है, कांग्रेस सपोर्ट में आ चुकी है। संजय राउत को जब टीम लेकर जा रही थी, क्या बयान उन्होंने उस वक्त दिया था, सुनवाते हैं। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। तो यहाँ मुस्तफा, एक बड़ी बात वो ये कह रहे हैं, वो झुकेंगे नहीं और पार्टी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ये सारा दबाव, जैसा वो कह रहे हैं, ये दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ दे, या जैसा समर्थन वो करते आए वैसा समर्थन ना करे? जी बिल्कुल, आरोप कई तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरोप को सिद्ध कर पाना मुश्किल है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक जांच एजेंसी है, उस जांच एजेंसी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया है और वो केस में जिसमें गिरफ्तार हुए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब शुरू है। तो इस जांच में क्या आगे होता है वो डिसाइड करेगा कि आगे संजय राउत कब तक जेल से बाहर आते हैं, उनका पॉलिटिकल करियर क्या होता है। ये उनका एक तरीके से वो ये कह रहे थे कि इस सारी चीजों पे एक दबाव बनाने के लिए शिवसेना पे किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि शिवसेना एज अ पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है कि कई सारे 40 एमएलए जो हैं वो छोड़कर चले गए, उसके बाद 12 सांसद ने साथ छोड़ दिया, उसके बाद जो भी समर्थन में लोग हैं जैसे संजय राउत जैसे एक बड़े नेता हैं जो उद्धव ठाकरे फैक्शन के थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं शिवसेना आने वाले दिनों में कमजोर होती दिख रही है, ये बात तो साफ है। लेकिन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है या उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया, ये सबूत के साथ क्योंकि जिस तरीके से बयान देकर गए हैं संजय राउत जब उनको टीम लेकर जा रही थी, वो बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार जरा फिर से सुनवा देते हैं, जब उनको टीम लेकर जा रही थी तो क्या कहा था उन्होंने। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। सर, एक पेड़े वाटा महाराष्ट्र कमजोर होतोय, पेड़े वाटा पेड़े, बरं का, महाराष्ट्रावर हल्ले होत आहेत, पेड़े वाटा। अरे बेशरम लोक आहेत तुम्ही, लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला। आणि शिवसेना इतकी कमजोर नाहीये, खरी शिवसेना काय आहे हे आज तुम्ही पाहताय। तो राउत कह रहे हैं झूठी कार्रवाई है, झूठे सबूत हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं और ना पार्टी का साथ छोड़ेंगे। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का लगातार एक्शन जारी है। अर्पिता के फ्रीज अकाउंट से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए। मेडिकल चेकअप के बाद अर्पिता से पूछताछ हुई।
पहले फ्लैट से करोड़ों कैश मिले, फिर करोड़ों के जेवरात जब्त हुए और अब अर्पिता मुखर्जी के फ्रीज खातों से भी करोड़ों के खेल का खुलासा हुआ है। ईडी को अर्पिता मुखर्जी के 7 बैंक खातों में 8 करोड़ रुपए का पता चला है। ये जो जानकारी ईडी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, कल उसके 7 अकाउंट, अर्पिता मुखर्जी के 7 अकाउंट फ्रीज किए गए थे ईडी की ओर से, और उसमें छानबीन के बाद जो पता चल रहा है, ये ईडी सूत्रों से मिल रही जानकारी है कि लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास उसमें है, उसको भी इस वक्त सीज कर लिया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 58 करोड़ से भी ज्यादा रुपए अब तक ईडी की तरफ से कैश 50 करोड़ के आसपास और 8 करोड़ अकाउंट में, तो ये फिलहाल रकम ईडी ने सीज की है इस पूरे मामले में। और ईडी अदालत में कहा था कि ये घोटाला लगभग 120 करोड़ का है। तो ऐसे में अभी भी 60-62 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनका पता लगाना, जिनके स्रोत का पता लगाना बाकी है। जो जानकारी ईडी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, अर्पिता मुखर्जी के 7 अकाउंट फ्रीज किए गए थे, लगभग 8 करोड़, अब तक 58 करोड़। अगर ईडी के दावों को सही माने तो अभी तक टीचर भर्ती में हुए घोटाले की आधी ही संपत्ति सामने आई है। आने वाले दिनों में करोड़ों के कैश और अकाउंट से करोड़ों रुपए का पता चल सकता है। लेकिन ईडी के इस एक्शन के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये करोड़ों रुपए किसके हैं? क्या इसका पार्थ चटर्जी से सीधा कनेक्शन है? क्या मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते वक्त जब पार्थ चटर्जी से करोड़ों के कैश को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने करोड़ों रुपए से पल्ला झाड़ लिया? ईडी की पूरी कार्रवाई को ही साजिश बता दिया। আপনার বলছে দাদা আপনার টাকা দাদা আপনার টাকা আপনার বলছে দাদা আপনার টাকা দাদা আপনার টাকা हालांकि खुद के खिलाफ साजिश का हवाला पार्थ चटर्जी पहले भी दे चुके हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। पैसे का अंबार और पार्थ चटर्जी का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्थ चटर्जी भले ही अभी कुछ नहीं बोल रहे हों, लेकिन अर्पिता धीरे धीरे घोटाले के राज खोल रही है और उसी आधार पर ईडी अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। अब ईडी को पार्थ और अर्पिता चटर्जी के साझे अकाउंट का पता चल रहा है, जिसमें दोनों की तमाम प्रॉपर्टियों का खुलासा हो रहा है। कई जमीनों के कागजात मिल रहे हैं जो अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी के साठगांठ के पुख्ता सबूत दे रहे हैं। आमने सामने की पूछताछ कई दफे हो चुकी है, कई किश्तों में की जा चुकी है, और इसमें खास तौर पर जो अभी जो छापेमारी हो रही है या खास तौर पर जो जॉइंट अकाउंट साझा नाम पे जो खरीदे गए हैं उनके बारे में ब्यौरा मिल रहा है। हमें मालूम है जो बीरभूम में एक घर है ओपा नाम से, जिसे दोनों ने कई साल पहले खरीदा था, पार्थ चट्टोपाध्याय ने, दोनों के नाम पर है। इसी तरह के और जमीनों के कागजात भी मिले हैं जिनको मैच करने की कोशिश हो रही है। हालांकि पार्थ चट्टोपाध्याय फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ कर थोड़ा बहुत क्लू और एविडेंस इस वक्त ईडी को मिल रहा है, जिसे अब जब 3 तारीख को दोनों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो पूरा खुलासा किया जाएगा कि क्या क्या एविडेंस इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ ईडी को मिले हैं। जो इनमें से जो हमें जानकारी मिल रही है, कैश के अलावा कुछ जॉइंट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ उनकी अपनी प्रॉपर्टीज है पार्थ चट्टोपाध्याय की, उसके बारे में भी ईडी को पता चला है और पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। अब तक केंद्रीय जांच एजेंसी पार्थ चटर्जी से जुड़े करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। अब आगे दर्जन भर ठिकानों पर छापे की तैयारी है। ईडी 3 अगस्त को दोनों को कोर्ट में पेश करेगी। माना जा रहा है कि पेशी की तारीख से पहले करोड़ों के घोटाले की कई और कड़ियां खुलेंगी। टीचर भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें अभी और ज्यादा बढ़ेंगी। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।